फारूक सलीम साहब, बार बार अब एक फिर से हम देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही हैं। डॉलर की कदर आज फिर बढ़ गई है 8 रुपये। डू यू थिंक कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता? देखिए, जो रवा माली साल है जो जून की 30 तारीख में ख़त्म होगा, उसमें जो हमारी बैरूनी अदायगियाँ हैं वो कोई 3.7 अरब डॉलर की हैं और स्टेट बैंक हमें बता रहा है कि उसके पास लगभग 4 अरब डॉलर के ज़खायर पड़े हैं। तो रवा माली साल में तो मामला क्लियर है। जो अगला माली साल आएगा जो जून की 30 के बाद शुरू होने वाला है, उसमें अब दिन ही बहुत कम रह गए हैं। महीनों के अंदर जो जिसको हम कहते हैं ग्रोस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो हमारी डॉलर की जरूरियात हैं वो कोई लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं। बहुत बड़ी जरूरियात हैं अगले माली साल के लिए और अगला माली साल बड़ा मुश्किल साबित होने वाला है। मेरे जहन में IMF की छतरी के बगैर जो है वो मामलात जुड़ते हुए नजर नहीं आते अनलेस वी गेट इनटू एन IMF प्रोग्राम। और जो IMF प्रोग्राम हमें चाहिए होगा अगले माली साल के लिए वो पहले वाले प्रोग्राम से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। तो फारूक साहब, मौजूदा हुकूमत तो जाहिर है अगले साल का जो को प्रोग्राम है वो IMF के साथ कंक्लूड नहीं कर सकती। तो आपके ख्याल में आपको अगला साल जो फाइनेंशियली तो मुश्किल नज़र आ रहा है और मुझे ज़रा पॉलिटिकली मुश्किल नज़र आ रहा है, तो सियासी अफरा तफरी होगी या सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, तो क्या फिर हम IMF से कोई बेहतर डील करने की पोजीशन में होंगे जो हमें पहले ही मशवरा दे रहा है कि अपना सियासी बहरान जो है उसको दुरुस्त करें? देखिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है और मुझे महसूस ये हुआ कि पिछले साल भर से पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमात है PTI, उसने शायद ये फैसला कर लिया था कि अगर मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा, अगर मुल्क के अंदर अफरा तफरी होगी तो शायद PTI के सियासी मुफाद में जाता है। पिछले कोई 2 हफ्तों से महसूस ऐसा हो रहा है कि वो PTI की जो काबिलियत थी इंतशार फैलाने की, उसमें उसको कुछ कंट्रोल किया जा रहा है या वो कंट्रोल हो गई है, जिसके नतीजे में मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो दर्जा हरारत था, जो सियासी अदम इस्तेहकाम था कोई पिछले 14 महीनों से, उसमें कमी वाक़या हो रही। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि सियासत और मईशत का एक बड़ा गहरा गठजोड़ है और अगर सियासी अदम इस्तेहकाम में कुछ कमी आती है तो फिर वो एक, आप समझिए कि एक उम्मीद की किरण, जो ग्लिमर ऑफ होप जो है वो नजर आने लगती है। लेकिन इस वक्त जो आपको, खैर ये तो एक पॉलिटिकल बात है कि इस वक्त जो क्लैंप डाउन PDM की हुकूमत ने PTI पे कर रखा है वो उसको कितना प्रोलॉन्ग कर सकती है, क्योंकि दुनिया में भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और फिर अदालतें भी मौजूद है, तो लिहाजा ये क्लैंप डाउन तो शायद ज़्यादा देर ना चल पाए। लेकिन ये बताइएगा फारूक साहब कि जो अगला प्रोग्राम, चलिए हम समझते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं IMF के साथ, तो हम तो मौजूदा शराइत नहीं मान सके। अगले प्रोग्राम में IMF एक्सपेक्टेड आपके लिए आप क्या समझते हैं कि वो कौन सी शराइत होंगी जो वो हमसे मनवाने की कोशिश करेगा? मसलन वो कहेगा, जैसे इस दफ़ा वो कह रहा है कि आप अपनी ट्रेड खोलें और रुपए को मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दें। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, तो क्या हम ये डिसीजन ले पाएंगे? और दूसरी बात है कि वो कहेगा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, हैवी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं, वो गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन, गवर्नमेंट का साइज की रैशनलाइजेशन की तरफ जाएं, तो क्या हम ये सारी बातें मान पाएंगे? देखिए, 3 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जो रवा प्रोग्राम है उसका 9th रिव्यू चल रहा है। मेरे नजदीक उसमें कोई नई शराइत नहीं थी। जो 2019 में प्रोग्राम नेगोशिएट किया गया था उसकी जो बुनियादी शराइत थी वही शराइत चली आ रही थी और पिछले 5 साल में आप देखें कि हमने कोई 6 वज़राए खजाना बदले। PTI के दौरान कोई 4 वजीर खजाना आए और गए और PDM की हुकूमत के दौरान हम ऑलरेडी 2 वज़राए खजाना देख चुके हैं। तो अगर तो 5 सालों में 6 वज़राए खजाना आएंगे और जाएंगे तो फिर तो आप समझिए कि ना तो कोई पॉलिसी बन पाएगी और ना पॉलिसी, उसके अमल दरामद तो बहुत दूर की बात है। अगर आप 7, 8, 9 महीने का टेन्यर दे रहे हैं एक वजीर खजाना को तो फिर क्या पॉलिसी बन के जो है वो सामने आएगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप फोकस करके देखें कि IMF ने जितनी शराइत लगाई हैं या वो जनरली लगाता है
वो मुझे तो उसमें कोई शर्त ऐसी नजर नहीं आती जो पाकिस्तान के मुफाद में ना हो। IMF ये कहता है कि आप अपना बजट का खसारा जो है उसको कंट्रोल करें, तो क्या बजट का खसारा कंट्रोल करना पाकिस्तान के अपने मुफाद में नहीं है? बिल्कुल है। IMF बिजली 5-5.5 अरब रुपए की सालाना चोरी हो रही है, आप उस चोरी को रोकें, तो क्या उस चोरी को रोकना हमारे अपने मुफाद में नहीं है? IMF कहता है कि आप एक्सचेंज रेट जो है वो खुली मार्केट को डिटरमिन करने दें, बजाय इसके कोई हुकूमती अफसर या कोई वजीर उसकी डिटर्मिनेशन करे कि रुपए की कदर क्या होनी चाहिए। तो क्या ये मार्केट डिटर्मिनेशन पाकिस्तान के अपने मुफाद में नहीं है? अच्छा फारूक साहब, आपको क्या लगता है हमें 30 जून के बाद फौरन ऐसी क्या रिफॉर्म्स करनी होंगी, क्योंकि अब हम जिसके पास भी जाएंगे वो हमसे लॉन्ग टर्म प्लान्स के बारे में पूछेगा जो हमने अभी तक नहीं बनाए। देखिए, IMF की तारीख कुछ ऐसी है कि उसके प्रोग्राम्स के नतीजे में कोई मुल्क जो है वो बीमार मईशत से कोई एथलेटिक मईशत की तरफ नहीं जाता। ये काम और जितनी इस्लाहात का आप जिक्र कर रहे हैं वो अंदरूनी करनी है, वो हमारी अपनी क़यादत ने करनी है, हमारी अपनी सियासी क़यादत ने करनी है, हमारी अपनी माशी क़यादत ने करनी है। ये तवक्को लगा रखना कि हम IMF के पैकेज में जाएंगे और उस पैकेज के नतीजे में हमारी मईशत जो है वो इंटेंसिव केयर यूनिट से निकल के और एक एथलीट बन जाएगी और मैराथन की रेसेस करना शुरू कर जाएगी, ये तवक्को बिल्कुल गलत है। देखिए, ICU से निकल आएंगे, खुराक हमें खुद ही खानी पड़ेगी अपनी खुद को एथलीट बनाने के लिए। इस्लाहात हमें अपनी क़यादत ने ला के देनी है, जो सियासी इस्लाहात हों, माशी इस्लाहात हों, जो रिफॉर्म्स पैकेज आने हैं वो हमने खुद डिजाइन करने हैं, उसके ऊपर खुद अमल दरामद करवाना है। ये तवक्को रखना कि IMF की तो तकरीबन 75 साल की तारीख खोल के देख लें कि उसकी तारीख और उसके पैकेज के नतीजे में कोई मुल्क है उसकी बीमार मईशत सही नहीं। फारूक साहब, बाज़ लोग हैं, आप भी जानते हैं कि बाज़ लोग इस बात को एडवोकेट करते हैं कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कर देना चाहिए। अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके बाद हमारे पास थोड़ी स्पेस आ जाएगी कि हम मईशत को संभाल सकें। अगरचे इसका काउंटर आर्गूमेंट बहुत तगड़ा है, लेकिन आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान इस तरह का कोई फैसला करे तो फिर क्या होगा? देखिए, जिन ममालिक ने डिफ़ॉल्ट किया है, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो घाना हो, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे वो अर्जेंटीना हो, उनके डिफ़ॉल्ट करने के बाद के जो हालात हैं तो अगर आप सामने रख लें तो फिर तो कोई ये तारीख, माशी तारीख की बुनियाद के ऊपर ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं। देखिए, अमलन होता ये है कि अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट में जाता है तो फिर उसके जो जिसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो आप उधार लेते हैं, इंपोर्ट माल बाहर से मंगवाते हैं, उसके खिलाफ लेटर ऑफ क्रेडिट खुलता है और वो बैंक इंपोर्ट करने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला उस लेटर ऑफ क्रेडिट की बुनियाद पे आपको माल भेजता है, वो मामला सारा खत्म हो जाता है। अब आप अगर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पे एक नजर डालें तो हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, हम मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें इंपोर्ट करते हैं, हम हर किस्म की हम अद्वियात इंपोर्ट करते हैं, हम सर्जिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, हम हर किस्म की चीज इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें LC की जो सहूलत है वो खत्म हो जाती है, अगर हमारा बैंक जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने के काबिल नहीं रहता, तो इन सारी अशिया की दो इम्पैक्ट होंगे। एक तो उनकी शदीद किस्म की किल्लत हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा उनकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। तो अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी हमें अदाद शुमार जो हुकूमती बता रहे हैं कि खुराक की कीमतें। अच्छा फारूक साहब, ये जो हमने बार्टर सिस्टम का फैसला किया है, इसका कोई फायदा होगा? सवाल दोहरा दीजिए। ये जो हमने बार्टर सिस्टम के जरिए तिजारत करने का फैसला किया है अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ, इसका क्या फायदा होगा? क्या इससे कोई संभाला मिलेगा हमारी मईशत को? देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बार्टर ट्रेड जो है ये 3,500 साल पहले तो नॉन थी, सब दुनिया बार्टर ट्रेड ही किया करती थी। लेकिन उसके बाद जब करेंसी इन्वेंट कर ली गई तो फिर बार्टर ट्रेड तकरीबन खत्म हो गई। अब दुनिया भर में जो आलमी ट्रेड है वो $30 ट्रिलियन के लगभग होती है सालाना, और उसमें से जो बार्टर ट्रेड है वो 3-4% से ज्यादा नहीं होती। अच्छा।
अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाइए, हमारी जो आलमी दुनिया के साथ तिजारत का वॉल्यूम है वो लगभग 100 अरब डॉलर का है सालाना। 70-75 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट करते हैं, 30-31 अरब डॉलर की हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो सोचिए लगभग 100 अरब डॉलर का। और उस 100 अरब डॉलर में से अब तक जो हम 3 ममालिक जिनका आपने नाम लिया, रूस, ईरान और अफगानिस्तान, उनसे हमारी तिजारत जो है वो 3-4% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। और वो बार्टर ट्रेड नहीं है, वो डॉलर्स करेंसी की बुनियाद के ऊपर। तो अगर हम बार्टर ट्रेड शुरू करते हैं तो आप सोचिए कि उसमें 3-4% और इजाफा कर लें, अगर आप बहुत यानी ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है जी। इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। आप सोचिए कि वो आटे में नमक के बराबर शायद हो। ठीक।